हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब की जो सीरीज़ है इसमें आपका स्वागत है। चैप्टर 7 आज हम कवर करेंगे। थोड़ा-सा देरी हो गई चैप्टर को कवर करने में, बट बहुत सारी कामों में और मसरूफ़ियत थी। माफ़ी माँगता हूँ मैं आपसे कि मैं इस सीरीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। चैप्टर 7 को बनाने में भी काफ़ी देरी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस किताब की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करूँ। ये किताब वो किताब है जिसने माइकल सेलर की सोच को बदला, जिसने नायिब बुकेले जो कि एल सल्वाडोर के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनकी सोच भी इस किताब के बाद बदली। तो आप समझ सकते हो इस किताब का बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। चैप्टर 7 को कवर करेंगे। चैप्टर 7 की जो हेडिंग है उसका नाम है साउंड मनी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। साउंड मनी का इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्या फ़र्क पड़ता है, और इस चैप्टर के अंदर जो मेन फ़ोकस है वो ये है कि आज की डेट में जो हम देखते हैं पूरी दुनिया में, जो मनी को मैनेज करने की जो ज़िम्मेदारी है, जो मनी को प्रिंट करने की ज़िम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट्स की है। तो क्या पहले भी ऐसे ही होता था? भई पहले तो गवर्नमेंट्स थी नहीं, जो आज हम डेमोक्रेटिक सिस्टम या प्रेज़िडेंशियल सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर या आपका एक 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 हम देखते हैं कि पब्लिक गवर्नमेंट को चुनती है और गवर्नमेंट्स आती हैं और गवर्नमेंट कहती है कि मनी को वो मैनेज करेंगे। तो क्या पहले जब किंगडम्स होती थी, जब ये फियाट नहीं था, जब ये फियाट मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, जब सिर्फ़ गोल्ड होता था या सिल्वर होता था, तब मनी कैसे मैनेज होती थी और तब किस तरीके की जो गवर्नमेंट्स थे वो डिसीजंस लेते थे, उन डिसीजंस का इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्या फ़र्क पड़ता था और इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता था। और पहले तो केनेजियन, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट भी नहीं होते थे। तो पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था वो कैसे मैनेज करता था, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इकोनॉमिक्स में, जो मैंने और आपने स्कूल में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, वो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट है और मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। और एक और स्कूल ऑफ थॉट है, आई डोंट नो जिसके बारे में आपने सुना है कि नहीं, वो है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं और इन स्कूल ऑफ थॉट का आपकी और हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो राइट, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डेप्थ में जाके इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेगा। राइट, तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि अ, एक एग्ज़ाम्पल से मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर में। तो इसको ये मत समझिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही चैप्टर में लिखा है। मैंने, क्योंकि चैप्टर को समझाने का जो मेरा तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। ज़्यादा डेप्थ में समझने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, वो मैं रिकमेंड करूँगा। बट फिर भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि किंगडम्स होती होती थी। किंगडम्स में जो जो मनी फ्लो करती थी, जो मनी एग्ज़िस्ट करती थी, जो प्राइमरीली मनी होती थी किंगडम्स में, जो इतने सालों से, हज़ारों सालों से जो अलग-अलग किंगडम्स आई, उसमें गोल्ड जो है वो एक करेंसी होती थी, एक मनी होती थी जो प्रेवलेंट होती थी सोसाइटीज़ में, ट्राइब में, या उस वक़्त की जो किंगडम होती थी, जो लोग आपस में ट्रेड करते थे, वो गोल्ड में करते थे। गोल्ड जो था, वो हम सब जानते हैं कि गोल्ड पे किसी भी किंगडम का या किसी भी उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। अ, तो एक तरीके से इसको ये समझिए कि जब भी कोई किंग खर्चा करने की सोचता था, राइट? तो वो खर्चा जब करने की सोचता था तो उसको गोल्ड जो है वो अपने खजाने से ही उसको खर्चा करना पड़ता था, राइट? और जो किंग होता था, उसको ये पता होता था कि अगर वो खर्चे की प्लानिंग कर रहा है, तो खर्चा किस तरीके का होता था। किंग भई जैसे वॉर के ऊपर खर्चा और प्लान कर रहे कोई किंग है, वो कहता है कि हम और एरिया कैप्चर करना चाहते हैं या और सल्तनत जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो अब उसको पता है कि अब मैं अगर ये खर्चा प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे अपने खजाने में से ही ये खर्चा प्लान करना पड़ेगा, राइट? और 2 तरीके हैं कि या तो मुझे अपने खज़ाने से खर्चा प्लान करना पड़ेगा या मुझे जो जनता है उससे लगान बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उससे जो टैक्सेज़ हैं, वो बढ़ाने पड़ेंगे। लाइक तभी तो मेरे पास पैसा आएगा ना। तो तभी तो जाके मैं कोई वॉर या मैं कोई डिफेंस, मतलब कोई मुझ पे अटैक कर रहा है तो मुझे डिफेंस करना है, या मुझे कहीं सल्तनत को बढ़ाना है, अपनी ज़मीन को बढ़ाना है, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा। राइट। अब साउंड मॉनेटरी सिस्टम में क्योंकि उसको पता है कि खजाना के अंदर गोल्ड है और गोल्ड पे वो प्रिंट नहीं कर सकता, गोल्ड को रातों-रात जनरेट नहीं कर सकता। तो उसे बहुत सोच समझ के ये फैसला लेना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो शाही खजाना है वो खत्म हो जाए, राइट? और दूसरा ये है कि उसको ये होता था कि अगर मैंने टैक्स बढ़ाए, अगर मैंने लोगों से, जनता से मैंने टैक्स बढ़ा के और गोल्ड जनरेट किया, टैक्सेस में मैंने अगर गोल्ड को जनरेट किया, तो क्या होगा? तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जनता के अंदर रिवोल्ट पैदा कर दूँ,
राइट? कि जनता जो है वो और गरीब होती चली जाएगी और अगर मैंने उनसे गोल्ड सारा चूस लिया तो ऐसा ना हो कि कहीं न कहीं वो मेरी तख्ता पलट ना कर दें या मेरे अंदर जो जनता है, प्रजा है उसके अंदर कहीं बगावत ना आ जाए, ठीक है? तो वो बहुत कशमकश में रहता था। इसीलिए जो फैसले लिए जाते थे उस टाइम में वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होता था किंग। और जो किंग होता था और जो उसकी जो मैनेजमेंट होती थी, जो उसके मंत्री होते थे, उस किंगडम में, उस किंग को हमेशा रिकॉल कराते थे कि जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना है। कोई भी इर्रेशनल फैसला फैसला नहीं लेना है, कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले लेना है कि यू नो हमारे खजाने खाली हो जाएँ, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता था। गोल्ड क्या करता था कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल ठहराता था, जो उस टाइम की जो किंगडम होती थी, जो उस टाइम का जो किंग होता था, राइट? इसीलिए पुराने टाइम में देखा ये गया कि जब भी कभी जो किंगडम्स होती थी, बहुत जब वो एक्सपैंड करने की सोचती थी, तो बहुत सोच के करती थी। अदरवाइज़ किंगडम जनरली जो स्पेंड करती थी, वो अपने डिफेंस को बढ़ाने में स्पेंड करती थी। इसीलिए आपने देखा होगा किंगडम्स के बड़े-बड़े जो किले होते थे, दरवाज़े होते थे, अपने वो वॉल्स को बनाते थे कि ज़्यादातर किंगडम्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती थी। और जो अटैक करने वाली थी वो बहुत लिमिटेड थी। ऐसा नहीं था कि हर किंगडम अटैक करती थी। ज़्यादातर किंगडम्स अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती थी और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में प्रजा भी साथ देती थी। अगर वो कहते थे कि हमें टैक्स लगाना पड़ेगा तुम पे, राइट? अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो प्रजा को पता है कि हम अपनी जान और माल और अपनी जो खेत खलिहान, इनको बचाने के लिए जो आक्रमण जो कर रहे हैं बाहर से अगर करेंगे, हम अपने अगर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम ज़्यादा ईज़िली यू नो सर्वाइव कर पाएँगे, लंबा सर्वाइव कर पाएँगे। तो वो भी खुशी-खुशी कर देती थी। लेकिन जब वही राजा कहता था कि अटैक करना है, तो कहती थी नहीं, 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 क्यों अटैक करना है? हम खुश तो हैं, राइट? अटैक करना है तुम अपने शाही खजाने से करो, खर्चा करो। समझ में आ रही है? आप रिलेट कर पा रहे हो कि साउंड मनी कितना मजबूर करती थी सही, रैशनल, लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, राइट? अब वही जो अनसाउंड मनी जो आज हम देखते हैं कि जब जो सरकार होती है, उसके पास अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने की जो क्षमता है, जैसे आज आज की डेट में हम देखते हैं, अमेरिका के अंदर देखते हैं या जो बाकी दुनिया में जो देश हैं, उनके अंदर हम देखते हैं। कोई भी देश आज की डेट में सक्षम है मनी को प्रिंट करने में, जब तक वो मनी को प्रिंट कर सकता है लॉजिकली, मतलब उसको भी पता है कि वो एक्सेसिव मनी अगर प्रिंट करेगा तो अपनी जो करेंसी उसको डिवैल्यू कर लेगा। लेकिन जिस हिसाब से जैसे हम जो डेवलप्ड इकोनॉमीज देख रहे हैं, जो इस दुनिया पे जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखते हैं, तो ट्रिलियंस में उसने पैसे को प्रिंट किया है, राइट? और हम ये सब जानते हैं कि दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिसके अंदर वो वॉर के अंदर इन्वॉल्व्ड है, राइट? वो कभी इराक से, कभी ईरान से, कभी कोरिया से, कभी कहीं कभी चाइना से, कभी कभी रशिया से, उसके अगर आप देखोगे तो जितनी भी दुनिया की जो सुपर पावर्स है, राइट? जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जहाँ जहाँ पे मनी प्रिंटिंग जो है, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग जो कर रहे हैं, ये जो दुनिया में जो देखा गया कि अनसाउंड मनी के अंदर, क्योंकि फिस्कली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो, तो आप इर्रेशनल तरीके से खर्चे करते हो, चाहे वो आप वॉर के लिए करते हो या अपने संस्थाओं को बचाने के लिए करते हो, जैसे कि बैंक्स हैं, जो बैंक्स आपके लॉस में जा रहे हैं, कि बैंक रन्स ना हो जाए, उनकी लिक्विडिटी, उनकी उनकी उनको लिक्विडिटी पहुंचाने के लिए, जैसे हमने 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा, राइट? तो जो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उसके अंदर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो मनी प्रिंट कर दिया, उस टाइम में बैंकिंग क्राइसिस से बचने के लिए। हमने कोविड में देखा कि जितना भी आज तक यूएस का जो जो यूएस ने प्रिंट किया था, उसका 40% जो है उसने 2020 के बाद प्रिंट कर दिया, राइट? तो कोविड के अंदर हमने देखा पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं उन्होंने किस तरीके से मनी को प्रिंट किया। तो जब मनी प्रिंटर को आप ओन करते हो, राइट? तो आप मनी को क्रिएट कर लेते हो। फिस्कली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। अनसाउंड मनी के अंदर जनरली ये होता है कि जब भी कोई इलेक्शंस का टाइम आता है, राइट? तो आप हमेशा एक ऐसा
जो आपके मैनिफेस्टोज़ होते हैं, उसके अंदर जो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, वो ऑलरेडी इतनी लंबी-चौड़ी होती हैं, उसमें इतने ज़्यादा फ्रीबीज़ होते हैं। आप क्योंकि आपको इलेक्शन में आपको जीतना है, तो आपकी ऑलरेडी जो कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए आप हमेशा आपका जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा ही रहता है, बिकॉज़ देयर आर हार्डली एनी टाइम्स जहाँ पे आप कोई भी सरकार आके ये नहीं कहती कि मैं टैक्स बढ़ाऊँगी। अगर वो अपने मैनिफेस्टो में ये बोल दे कि मैं टैक्स बढ़ाऊँगी, तो जनता वोट ही नहीं करेगी। राइट? तो इसलिए जब उसको वो टैक्स बढ़ाता नहीं है और उसका जो मेन किसी भी सरकार का ये होता है कि हमने वादे तो बहुत करे, अब हम पावर में आ गए, अब उनको वादों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मनी को प्रिंट करना पड़ेगा। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर आप यूएस का देखें तो पिछले 22 साल से वो डेफ़िसिट में है, फिस्कल डेफ़िसिट में है। एक पिछले 22 साल में एक भी साल ऐसा नहीं आया कि जब वो फिस्कल सरप्लस में हो। फिस्कल सरप्लस का मतलब है कि खर्चा कम और आमदनी ज़्यादा। मतलब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा और खर्चा कम, पॉज़िटिव में हो। नहीं, वो 22 साल हो गए कि जब से वो फिस्कल डेफ़िसिट में, और यही कहानी है दुनिया के हर एक देश की है। यही कहानी दुनिया के हर एक देश की है जहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर है। मतलब आप यूएस में देखो 100 से परसेंट से ऊपर है। आप इंडिया का भी अगर देखो तो 95-96% के आस-पास पहुँच चुके हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब ही यही है कि कितनी मेरी देनदारी और कितना मेरा आमदनी है, राइट? तो अगर मैं कहता हूँ 100% है डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जितनी आमदनी है उतना आपका खर्चा है, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अनसाउंड मनी के अंदर जो है, जो मनी प्रिंटिंग जो होती है वो बिल्कुल इलॉजिकल, इर्रेशनल तरीके से होती है। और क्योंकि प्रिंटर कंट्रोल में आपके होता है और आपको जो यू नो जो आपका वादे हैं और जो आपकी जो सोच है, आपको जिस तरीके से आपको यू नो जो आप जो सरकारें जितनी भी दुनिया भर में आती हैं, वो अपनी कमिटमेंट्स करके मैनिफेस्टोज़ को पूरा करने के लिए, फिर से अपनी कुर्सी को रिटेन करने के लिए, फिर से इलेक्शन को वापस जीतने के लिए, जो वो कदम उठाते हैं, वो ये सोचते ही नहीं हैं कि हम ये पैसा कहाँ से लाएँगे? क्योंकि पैसा आप टैक्स से नहीं ला रहे हो। टैक्स अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आपके पास अकेला एक जो तरीका होता है, वो आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ाते हो, सोशल सेक्टर में आप स्पेंडिंग बढ़ाते हो या आप मनी प्रिंटिंग करते हो, राइट? और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने डोमिनेशन को, अपने अपने आप को डोमिनेट दिखाने के लिए ज़्यादातर टाइम देखा गया कि जंगों में इन्वॉल्व रहती है, वॉर्स में इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि यूएस का एग्ज़ाम्पल दें, रशिया का एग्ज़ाम्पल लें, काफ़ी सारी कंट्रीज़ का अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, वो एवरी टाइम दे आर इंटू सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन दे कंटिन्यू टू फंड दैट दैट कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये तो हो गया कि एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड साउंड मनी और अनसाउंड मनी का। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात ये बोली गई कि 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक्स के 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है केनेजियन इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, एक है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट और एक है मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो पहले हम बात करेंगे केनेजियन और मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट। केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट आपका बेसिकली जो जो यहाँ पे इस बुक के अंदर लिखा गया है कि केन्स जो हैं, ये एक इन्वेस्टर और स्टैटिस्टिशियन था जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, राइट? तो ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, बट ये ब्रिटेन के जो परिवार था उसके बहुत करीब था, जो ब्रिटेन का शाही परिवार था। और इसने एक किताब लिखी थी उन दिनों में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट, राइट? और ये बहुत जल्दी ये किताब जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जो वहाँ का जो शाही परिवार था। और आज की डेट तक ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होती हैं, जो इकोनॉमिक्स के जो कोर्सेज़ हैं अंडर ग्रेजुएट या स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जाती है, वो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट इज़ अलाइन्ड विद द करंट सिचुएशन। तो अगर आपको दूसरा स्कूल ऑफ थॉट पता ही नहीं होगा तो आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक्स को चलाने का जो तरीका है, वो सिर्फ़ यही तरीका है, राइट? सो ये यहाँ पे है, ठीक है? और केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली कहता क्या है, राइट? अगर हम इसको केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट को इस किताब के अंदर जो लिखा है कि इसका फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है? सो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, जो थ्योरी है वो ये थ्योरी है कि ये अज्यूम करता है दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रिक इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग अक्रॉस सोसाइटी। तो केनेजियन इकोनॉमिक्स ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी को, अगर आपको इकोनॉमी की
हेल्थ को अगर मापना है, तो वो उसका एक ही तरीका है कि वहाँ पे स्पेंडिंग कितनी हो रही है सोसाइटी में। स्पेंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, स्पेंडिंग दबा के होनी चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि अगर स्पेंडिंग होगी, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, वो ज़्यादा मशीनरी यूज़ करेंगे। वो जब स्पेंडिंग हो रही होगी, लोग खर्चा कर रहे होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगा। और एम्प्लॉय करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, मशीनरी डिप्लॉय करेगा, और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बहुत डिमांड में रहेगी। तो जो स्पेंडिंग है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेंडिंग रुक गई तो क्या होगा? अगर स्पेंडिंग रुक गई तो जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेगा, काफ़ी सारे लोगों को निकाल देगा, तो इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो स्पेंडिंग नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि गवर्नमेंट्स का हमेशा ये नंबर 1 यार्डस्टिक ये होना चाहिए कि वो मार्केट के अंदर स्पेंडिंग ना रुकने दें, मनी सप्लाई को हमेशा मेंटेन करके रखें, बढ़ा के रखें, मनी सप्लाई को हमेशा इंक्रीज़ करते रहें, क्योंकि स्पेंडिंग अगर रुक गई, तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट से जब ये पूछा जाता है कि यू नो अगर हम मनी सप्लाई अगर मार्केट के अंदर बढ़ेगी, और अगर इसी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा आता रहेगा, अनप्रोडक्टिव पैसा अगर मार्केट में आता रहेगा, और लोग अगर ऐसे ही चीज़ों की डिमांड करते रहेंगे, तो इन्फ्लेशन भी तो आएगी। तो उस सिचुएशन में क्या? राइट? और अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, तब उस सिचुएशन में क्या? राइट? तो इस स्कूल ऑफ थॉट में इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट में इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि इन्फ्लेशन होगी तो क्या? राइट? तो इन्फ्लेशन होगी तो क्या, उसमें क्या है कि फिर वो आप टेम्पररी मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, मनी सप्लाई को थोड़ा-सा कम कर दो, और देखो कि अगर फिर से ये अगर लेवल गिर रहे हैं, और आप फिर से देखते हैं आपने मनी सप्लाई को कम कर दिया, और फिर से प्रोडक्शन यू नो एग्री जो मार्केट में जो डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट्स जो सप्लाई है वो अगर कम हो गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा गिरने लगी, तो रिसेशन जैसी में आप गिर जाओगे, तो रिसेशन से बचने के लिए फिर से मनी सप्लाई बढ़ा दो। तो मार्केट में हमेशा मनी सप्लाई आप मेंटेन करके रखो, मनी सप्लाई बढ़ाते रहो, और मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, तो मार्केट में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। लेकिन देखा ये गया कि इस जो स्कूल ऑफ थॉट से जब पाया ये गया, आगे फ्यूचर में ये देखा गया कि ऐसी भी सिचुएशन आई कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रही यूएस में, और जो मनी सप्लाई है वो भी बढ़ी रही, राइट? जो मनी सप्लाई है वो भी बढ़ा के रखी, और इन्फ्लेशन भी हाई रही, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रहा, राइट? तो ये कहीं पे भी नहीं हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ गई। मनी सप्लाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ऐसी भी सिचुएशन देखी गई, राइट? तो उस सिचुएशन में केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट के पास कोई भी आंसर नहीं है। इनफैक्ट इस चीज़ को उन्होंने ब्लेम किया कि ये एनिमल स्पिरिट्स होती हैं, कि पता नहीं क्यों जो लोग हैं इस सिचुएशन के अंदर, उन्होंने उस एनिमल स्पिरिट की बात करी, और आज तक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कि अगर इन्फ्लेशन आएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा। बस इतना सोल्यूशन है कि मनी सप्लाई को टेम्पररी फिर आप थोड़ा-सा मैनेज कर लो, बस दैट्स इट। बट जैसे ही अगर आपको लगेगा रिसेशन आने वाला है, तो फिर से आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो। और वही अगर आप देखो, तो आज की डेट में मॉडल कुछ ऐसा ही है। यूएस के अंदर या पूरी दुनिया में यही मॉडल चलता रहता है। दूसरा जो अ, स के केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ने ये बोला कि आप जो है 3 तरीके होते हैं स्टिमुलेट करने के मनी सप्लाई को। एक होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दो, ठीक है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई कर दो, या आप टैक्सेस को कम कर दो। अगर टैक्सेस कम कर दोगे तो भी, तो इसमें जो टैक्सेस कम करने वाली बात है, ये ऑब्वियसली सरकारों को पसंद नहीं आती। ना ही केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ने इसको अ, इस इसको ऑप्शन ज़रूर दिया, लेकिन उसने कभी भी इसको एडवोकेट नहीं बना कि आप सबसे पहले टैक्सेस को कम कर दो। टैक्सेस को कम करने की बात नहीं बोली उसने, हमेशा ये स्टिमुलेट करने के लिए जो 2 फोकस वाले एरिया बोले, वो बोले मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दो, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो। क्योंकि टैक्सेस को अगर आप कम कर दोगे, तो लोग क्या करेंगे, अपने टैक्सेस को बचा लेंगे। सारा का सारा पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आप टैक्सेस को कम कर दोगे और लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचने लगेगा, तो वो सारा का सारा पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। कुछ पैसे को सेव कर लेंगे, और यू नो तो इसलिए आप केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट में सेविंग्स को लेके
केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ने कभी मोटिवेट नहीं किया कि सेविंग्स बढ़नी चाहिए, राइट? सेविंग्स बढ़नी, उसका केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट का हमेशा एक था कि खर्चा करें, स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। दैट इज द यार्डस्टिक। मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट भी ऑलमोस्ट यही स्कूल ऑफ थॉट है, बस मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि टैक्सेस कम कर देने चाहिए। इकोनॉमी में टैक्सेस अगर कम होंगे तो मार्केट में लोगों के पास पैसा होगा, एक्सेस पैसा होगा खर्चा करने के लिए, राइट? तो ये भी, इसका भी यार्डस्टिक यही है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़नी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। लेकिन इसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट को प्रिंट नहीं करना चाहिए, मनी सप्लाई नहीं करना चाहिए, उसको टैक्स कम कर देना चाहिए। लेकिन अगेन, इस स्कूल ऑफ थॉट का भी एक नुकसान ये है कि अगर टैक्सेस कम किए जाते हैं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। किसी भी सरकार का जब रेवेन्यू कम होगा और खर्चे ज़्यादा होंगे, तो जब उसका गैप आएगा तो उसको भी वो फंड ही करेगा मनी प्रिंट करके। तो दोनों केसेस में, केनेजियन हो गया या मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट हो गया, दोनों में मनी प्रिंटिंग लाजमी है। एक में, केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट में सामने से मनी प्रिंटिंग हो रही है, और मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट में पहले रेट कट, फिर फिस्कल डेफिसिट, और उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए मनी प्रिंटिंग। तो कान चाहे आप इधर से पकड़ लो, चाहे कान घुमा के उधर से पकड़ लो, दोनों बात यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे मनी प्रिंटिंग करनी ही है, राइट? और मनी प्रिंटिंग करने के बाद जो सिचुएशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन उसके जवाब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये आज की गवर्नमेंट्स को ये हेल्प करता है, ये उनके तो ये केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट ही पढ़ाया जाता है, और यही बहुत प्रेवलेंट है, और इसके ऊपर ही रिसर्च जितनी भी हुई है वो इन दो स्कूल ऑफ थॉट पे हुई है। और एक जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कोई ये नहीं कि ऑस्ट्रिया के अंदर है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट जो है ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद आया, और इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो इंस्पिरेशन है वो आई है क्लासिकल स्कॉटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरब, एंशिएंट ग्रीक इकोनॉमिस्ट ने से इंस्पायर होकर ये ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट बना। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है, द ऑस्ट्रियन थ्योरी ऑफ मनी says that money emerges in a market as the most marketable commodity and most saleable asset, the one asset whose holder can sell with the most ease in favorable conditions। बेसिकली क्या है कि जो मनी है वो मार्केट की देन है, मार्केट में उत्पन्न होती है और मार्केट डिसाइड करती है कि मनी क्या है, गवर्नमेंट्स डिसाइड नहीं करती है, राइट? तो इतने सालों तक अगर लोगों ने डिसाइड किया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ मनी को अगर आप देखोगे तो गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रहा एज अ फॉर्म ऑफ मनी। गोल्ड आज भी अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में जो देश हैं वो खुद तो गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वो डीमोटिवेट करते हैं गोल्ड को एक्वायर करने के लिए, लेकिन खुद अपने खजाने जो है वो गोल्ड को आज भी बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी मानती है दुनिया, राइट? जो दुनिया के देश है, लेकिन जो पब्लिक है उसको डिस्करेज करते हैं, राइट? और पब्लिक जो है, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है पब्लिक डिसाइड करती है कि मनी क्या है, राइट? वो मनी जिसके अंदर जो अपनी वैल्यू को लूज ना करे, अपने वैल्यू को रिटेन रखे। तो इसीलिए पाया गया कि ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट के अगर इससे प्रिंसिपल से चलें तो लोगों ने हमेशा गोल्ड को कितने लंबे समय तक और प्रीशियस मेटल को कितने लंबे समय तक परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी एक्सेप्ट किया। किसी ने फोर्स नहीं किया, मार्केट ने डिसाइड किया कौन से फॉर्म ऑफ मनी जो सबसे ज़्यादा सेलेबल है, सबसे ज़्यादा जो अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू को फ्यूचर में मेंटेन करता है, जो डिबेस नहीं करता, जो डी वैल्यू नहीं होता। इसीलिए हमने देखा कि गोल्ड को मार्केट ने डिसाइड किया था, लेकिन क्योंकि गोल्ड की पोर्टेबिलिटी और उसको ट्रांसफ़र करना और उसको स्केलेबल नहीं था, तो इसीलिए फियाट करेंसी इन्वॉल्व हुई थी। और फियाट यही कह के इवॉल्व हुई थी कि गोल्ड को मूव करना बहुत मुश्किल है एक देश से दूसरे देश के बीच में, इसलिए हम करेंसी लेके आ रहे हैं फियाट। लेकिन ये फियाट गोल्ड से बैक्ड होगी, इसकी वैल्यू ड्राइव होगी गोल्ड से। और 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने ये रूल खत्म कर दिया कि नहीं, जो करेंसी है उसके नीचे जो गोल्ड है उसकी वैल्यू को अब बैक नहीं करेंगे। अब करेंसी जो है वो अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है और हम कह रहे हैं तो आप इसमें बिलीव करिए। लेकिन पहले 1971 से पहले उसकी बैकिंग जो थी वो गोल्ड थी। जितना मार्केट में करेंसी होगी उतनी ही होगी जितना गोल्ड है रिजर्व में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? तो यहाँ से ये पता लगता है कि पहले मार्केट के अंदर जो मार्केट ने डिसाइड किया था वो गोल्ड को डिसाइड किया था एज अ फॉर्म ऑफ मनी। 1971 के बाद वो जो फॉर्म ऑफ मनी उसको हटा दिया गया, लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। और आज हम देखते हैं कि केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट के मार्केट में मनी सप्लाई करो, एग्रीगेट डिमांड बढ़वाओ, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम होना चाहिए, हर चीज़ की लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की डिमांड हो रही है, लैंड की डिमांड हो रही है, प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है। और वो एक हेल्थ को बताएगा कि इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है, राइट?
लेकिन देखिए इसके नुकसान क्या होते हैं? अनसाउंड मनी में आप सिंपल सी बात है कि नुकसान इसके ये होते हैं कि जब लोगों के पास जब पैसा आप मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ाते हो तो लोग चीज़ों की जब बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू को अपनी जो वैल्यू वो डीवैल्यू हो रही होती है, डीबेस हो रही होती है। राइट? जो चीज़ आपकी जो महँगाई की दर है अगर आप उसको देखोगे, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही होती है कि जो आपकी मनी है उसकी परचेज़िंग पावर जो है वो दिन-प्रतिदिन, साल दर साल वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हर वक़्त दिमाग ये लगा रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। लोगों के पास पैसा आता है, लोग क्या करते हैं कभी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कभी लैंड ले रहे हैं, कभी स्टॉक्स ले रहे हैं, कभी म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं क्योंकि जो मनी है उसको वो होल्ड करके नहीं रख सकते। क्योंकि अगर मनी को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया तो उनकी मनी डिवैल्यू हो जाएगी, अपनी वैल्यू खो देगी। इसीलिए उन्हें कंटीन्यूअसली अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को ढूँढना पड़ता है। हर वक़्त स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है कि यार बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूँढो जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकें, राइट? ये एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि हाई प्रेफ़रेंस माइंडसेट से सोसाइटी हो जाती है जिसके अंदर सब्र नहीं होता, राइट? और वो हर चीज़ को इमीडिएटली कंज़्यूम करना चाहती है और घर आज ले लो, पता नहीं कल महँगा हो जाएगा, गाड़ी आज ले लो, कल पता नहीं कितने की हो जाएगी। ये जो माइंडसेट होता है ये आपको सेविंग्स को डिस्करेज करता है और आपकी स्पेंडिंग को बढ़ाता है। आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हर वक़्त आप स्पेंडिंग करना चाहते हो क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, कल ये महँगा ना हो जाए, चाहे मैं इसको लोन लेके ले लूँ। राइट। तो इसीलिए अगर आप देखो जो सोसाइटीज़ हैं हमेशा वो फ्लरिश करती हैं जहाँ पे सेविंग्स का कल्चर होता है। सेविंग्स हमेशा आपको आपको लंबी अवधि के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना कि कोई अगर चींटी है जो आपने देखा होगा प्रकृति के अंदर भी हमें ये एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। वो गर्मियों के अंदर जो है वो सर्दी की तैयारी करती हैं, गर्मियों में कम खाती हैं, ज़्यादा वो स्टॉक करती हैं ताकि सर्दी वो निकाल सकें ज़मीन के नीचे। या पोलर बेयर है या बहुत सारे ऐसे हमने देखा कि जानवर होते हैं जो गर्मियों में या ऐसे सीजन में जब खाना अवेलेबल होता है उसको लेके स्टॉक करते हैं ताकि वो अगले 6 महीने निकाल सकें। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो कहता है सेविंग में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर मैंने सेव करा और मार्केट में इन्फ्लेशन है 8% 10% मुझे सेविंग पे मिल रहा है 3-4% 5%। भैया मैं नुकसान में रह जाऊँगा और प्रॉपर्टी बढ़ रही है 15% से 20% से। राइट भैया मैं कल को मालदीव जाऊँगा पता नहीं 1 लाख रुपए की आज मेरा ट्रिप है कल को 1.5 लाख का हो जाएगा मैं आज ही जाऊँगा। तो आपका ये जो जो माइंडसेट है वो सेविंग से हट के खर्चे पे हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें मेरे पैसे की वैल्यू खो रहा हूँ मैं। ये स्ट्रेस है अनसाउंड मनी में और साउंड मनी में उल्टा होता है। साउंड मनी में आपको पता है मैं कुछ नहीं यार आज घर नहीं लूँगा कल ले लूँगा क्योंकि मेरे पैसे की वैल्यू तो रिटेन कर रही है ना। राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड मनी के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं क्योंकि आपको अपने पैसे के खोने का डर नहीं होता है तो आप चीज़ों की एकदम डिमांड नहीं करते हो आप बेसब्रे नहीं होते तो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी जो प्राइसेस होती हैं बड़ी रियलिस्टिक होती हैं आपका फ्लैट आपका घर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रियल प्राइसेस होती हैं क्योंकि बेतहाशा डिमांड नहीं होती है और जब बेतहाशा डिमांड नहीं होती है तो उसकी प्राइस रियलिस्टिक होती है ठीक है ना? क्लियर हो गया। सो और ये इसलिए और अगर किसी गवर्नमेंट को साउंड मनी के अंदर अगर उसको फंड भी करना है अपने आप को, तो वो आपको गवर्नमेंट्स के बॉन्ड इश्यू करके राइट पैसा जनरेट करती है, राइट? और जो गुड्स एंड सर्विसेज़ होती है, वो अपने रियलिस्टिक प्राइसेज़ पे होती हैं, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर बच्चों को ये बोला गया था कि ये मार्शमैलो है, अगर तुम आज नहीं खाओगे तो कल 2 मिलेंगी। तो अगर 20 बच्चों को ये जब उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर यू नो ज़्यादातर बच्चों ने मार्शमैलो उसी टाइम खा ली और बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाई ये सोच के कि कल 2 मिलेंगी। राइट तो साउंड मनी के अंदर अगर आप नहीं आज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको डर नहीं होता है कि कल मैं खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि कल आपके वैल्यू प्राइस ऑफ मनी जो है वो वैसे ही अप्रिशिएट हो रही होगी और इंडिविजुअल फ्रीडम से इसका ये रिलेशन है कि आप समझिए कि इंडिविजुअली अगर आप देखो तो हर वक्त आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है आप हर वक्त जॉब में एक जॉब से दूसरी जॉब हॉप कर रहे होते हो नौकरी वो कर रहे होते हो जो आपका मन नहीं कर रहा होता आप बॉस को इम्प्रेस करने के लिए नौकरी कर रहे होते हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती क्योंकि आपको ये पता है मेरी ईएमआई चल रही है, मेरी गाड़ी की ईएमआई चल रही है, मेरी होम लोन की ईएमआई चल रही है और आपकी जो फ्रीडम है कहीं न कहीं जो आपकी क्रिएटिविटी आप जो करना चाहते हो वो कर ही नहीं पाते हो। आप सिर्फ़ एक ज़िंदगी को एक ऐसे बैल की तरह गुज़ार देते हो कि जैसे जिसके गले में डला हुआ है और आप
चले जा रहे हो बस आप बिना एक पर्पसलेस लाइफ को, क्योंकि यार घर की ईएमआई देनी, गाड़ी की ईएमआई देनी, क्योंकि आपने जो फ्यूचर है उसको आज कंज़्यूम कर लिया ये सोच के कि यार कल को फ्यूचर पता नहीं महँगा ना हो जाए, मैं आज ही कंज़्यूम कर लेता हूँ। आप हर वक़्त एक गिरफ्त में होते हो, एक स्ट्रेस में होते हो, एक एंग्ज़ायटी में होते हो और आप वो फ्रीडम का एहसास आपको होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं 60-65 साल तक भी मुझे काम करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी हेल्थ का, मेडिसिन का, डायबिटीज़ की दवाई का, बीपी की दवाई का, और कल को अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो मुझे उसके लिए आज सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कल पता नहीं ये चीज़ें कितनी महँगी हो जाएँगी। तो ये अनसाउंड मनी के अंदर आपको कभी वो फ्रीडम का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि आप एक बंधुआ मज़दूर की तरह होते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि यार मुझे चाहे ये जॉब अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। मुझे चाहिए पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे चाहिए लोड लेना ईएमआई का पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है? समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो वीडियो को फिर देख लेना। ठीक है, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। तो ये था चैप्टर 7, ठीक है? साउंड मनी और उसका फ्रीडम से क्या रिलेशन है, और केनेजियन, ऑस्ट्रियन और मोनेटारिस्ट, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या थे। अगर चैप्टर 7 पसंद आया तो प्लीज़ चैप्टर को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चैप्टर 8 में फिर से मिलेंगे, ठीक है? और जल्दी कोशिश कवर करने की कोशिश करूँगा। अ, मेरी मेहनत तब सफल होगी कि जब आप इसके बारे में कहीं ट्विटर पे बात करेंगे, इस चैप्टर के बारे में और इस सीरीज़ के बारे में। रिक्वेस्ट है, मतलब लाइक और सब्सक्राइब के अलावा ट्विटर पे भी बात ज़रूर करिएगा इस सीरीज़ के बारे में। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है? करेंगे कि नहीं? हुँ? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।